वेलकम टू अभ्युदय सिविल सर्विस क्लासेस। जैसा हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था कि हम प्रीलिम्स के लिए त्वरित सीरीज की शुरुआत करेंगे और मैंने कल आपको प्रीलिम्स 2024 का जो पेपर है उसको थोड़ा सा एनालिसिस करके बताया था कि देखिए किस तरीके से आपके जो क्वेश्चन है पूरे सिलेबस बेस्ड आते हैं, है ना। तो आपकी सिलेबस पे जो है ठीक ठाक कमांड होनी चाहिए। अगर आपकी कमांड सिलेबस पे होती है तो आपके सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी दूसरे बच्चों से बहुत ज़्यादा होती है ना। कल हमने इसको एक पेपर के माध्यम से समझा भी था, है ना। ऐसे ही हम मेंस के लिए भी प्रोग्राम लेके आएंगे, तो शायद कल से उसके वीडियो चालू हो जाएंगे आना, जिसमें हम मेंस की पेपर की किस अप्रोच से एमपीपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है मेंस में, है ना, और सिलेबस में उसका कितना इंपॉर्टेंस है उसको मैं आपको कल हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इवन एमपी, इन सब के बारे में मैं आपसे डिस्कशन करूंगा, है ना। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जैसा हमने त्वरित सीरीज के बारे में मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि हम त्वरित सीरीज चालू करने वाले हैं। और जो त्वरित सीरीज है हमारी वो स्पेशली फोकस्ड होगी एमपीपीएससी की प्रीलिम्स 2025 को लेकर, या कहें कि प्रीलिम्स की तैयारी को लेकर। इस सीरीज में मैं आपको सिलेबस में लिखे हुए हर टॉपिक को कवर कराऊंगा, लेकिन जो मैं आपको कवर कराऊंगा वो उसकी एक लिमिटेशंस होगी। लिमिटेशन ये है कि मैं आपको टॉपिक को बहुत शॉर्ट में और कंसाइज रूप में कवर कराने की कोशिश करूंगा यहाँ। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करूंगा शायद, जहां तक मेरा अभी तक तो यही प्लान है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके मोबाइल में जितनी पीडीएफ है, अगर वो पेपर दे पाती तो आप अब तक सेलेक्ट हो जाते। मतलब कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, पीडीएफ का आप यूज ही कहाँ करते हैं। तो पीडीएफ तो आपके मोबाइल में जो 10 GB भरी हुई है ऑलरेडी, उनको पहले डिलीट करो, या मतलब वो है या नहीं है उसका कोई मतलब है नहीं, है ना। इसलिए मेरा ये मानना है कि आप जो है पीडीएफ से हटकर, पीडीएफ चलिए एट द एंड हम आपको कंपाइलेशन प्रोवाइड करा ही देंगे सारी सीरीज का, बट फिर भी मेरा ये मानना है कि आप पेन कॉपी लेके साथ में लिखते चलिए, पढ़ते चलिए, है ना, ताकि आपके दिमाग में चीजें सेट हो जाएंगी और आप शॉर्ट नोट्स भी बना पाएंगे, क्योंकि मैं मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो शॉर्ट ही होगा। मैं आपको शॉर्ट में ही चीजें कवर करने की कोशिश करूंगा। आपको मैंने पिछली क्लास में बताया कि प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन का नेचर है एमपीपीएससी का, वो बहुत डेप्थ में जाके क्वेश्चन नहीं पूछता है। जब वो बहुत डेप्थ में जाके क्वेश्चन नहीं पूछता है तो हमें डेप्थ में जाके तैयारी क्यों करनी चाहिए, ये अपने आप में सवाल है। तो हम उतनी ही तैयारी करेंगे जितना हमारे लिए आवश्यक है, जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जैसे G20, शार्क, आसियान जैसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पहले डिस्कस किया था। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आपके मेंस में नहीं आते हैं। अब जब मेंस में नहीं आते तो इसके उद्देश्य, इसके प्रिंसिपल्स, है ना, ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल्स, है ना, इस और इसका अगर क्रिटिकल एंगल देखें या ये किस तरीके से काम कर रहा है, क्या कर पाया है इसने, ये सब मेंस के टॉपिक होते हैं, मेंस में इसको पढ़ा जाता है। बट मेंस में आपके टॉपिक है ही नहीं। जब मेंस में टॉपिक नहीं है तो हम उसको, उस टॉपिक को प्रीलिम्स के ओरिएंटेशन से ही पढ़ेंगे ना, है ना। इसलिए और एक चीज और मैंने आपको बताई थी कि जो एमपीपीएससी है उसने अपने क्वेश्चन के जो नेचर रखे हैं, आप देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख के आपको पता चलेगा कि वो बहुत ज्यादा गहराई में जाके क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो ऊपर ऊपर सतही क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। तो आपकी जो तैयारी है वो बहुत सारे टॉपिक, मतलब सिलेबस में लिखे हुए सारे टॉपिक को कवर करना है, बट बहुत डेप्थ में जाके नहीं पढ़ना है। उस जो डेप्थ में जाके पढ़ेंगे ना तो आप उसमें फंस जाएंगे, क्वेश्चन वहां आते नहीं है और आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, है ना। इसलिए आप बेसिक चीजों को, बहुत फंडामेंटल चीजों को तैयार करके रखिए, वहां से आपके सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है ना। बाकी देखिए पढ़ने को तो समुंदर होता है, आप कितना भी पढ़ सकते हैं, बट एटलीस्ट पहले फंडामेंटल क्लियर कीजिए, बेसिक क्लियर कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। मेंस में थोड़ा हमें अप्रोच चेंज करना पड़ता है। मेंस में जो फंडामेंटल पढ़ा है उसके साथ कुछ कंटेम्प्रेरी इशू को जोड़ना पड़ता है ताकि हम आंसर को अपने इनरिच कर सकें, तो उसकी बात हम अलग से करेंगे। बट प्रीलिम्स में ये सब चीजें नहीं होती। प्रीलिम्स में तो सीधा आंसर आपके सामने लिखा है, उसको फाइंड करना है आपको। तो आपकी अगर फंडामेंटल चीजों पर ठीक ठाक पकड़ होगी और प्रीलिम्स में लिखे हुए सारे टॉपिक को आपने ठीक से पढ़ा होगा तो आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। आज के लेक्चर से आप मेरी इस अप्रोच को भी समझ पाएंगे कि प्रीलिम्स में हम किस तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं, है ना। इसके साथ हमारा एक और प्लान है, हम इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज का प्लान कर रहे हैं, तो जो बहुत जल्दी मैं आपको अनाउंस करूंगा कि वो क्या टेस्ट सीरीज होगी, किस तरीके की टेस्ट सीरीज होगी, है ना। तो उसको मैं आपको अगले लेक्चर में या एक दो दिन बाद मैं एक लेक्चर लेके उसमें अनाउंस करूंगा, ठीक है। तो त्वरित सीरीज हम जैसा चला रहे हैं, आज इसका पहला लेक्चर है। आज हम इसमें 3 ऑर्गेनाइजेशन कवर करने वाले हैं, एक है शार्क, एक है आसियान और अगला है G20, है ना। तीनों ही आपको पढ़ना है।
ये जो तीनों टॉपिक हैं ये आपके मेंस में नहीं है, ये प्रीलिम्स में ही है। जब ये मेंस में नहीं है, प्रीलिम्स में है, तो हमें प्रीलिम्स की अप्रोच से ही इनको कवर करना है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। और पहला ऑर्गेनाइजेशन हम कवर करते हैं जो है शार्क, है ना, शार्क, शार्क ऑर्गेनाइजेशन। शार्क, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे आप, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है इंग्लिश में भी, मतलब देखिए हिंदी वाले भी इसको याद रखें, वो इंग्लिश में फुल फॉर्म पूछ सकता है। जैसे कई वर्डों के वो कंप्यूटर के कुछ रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं उसके फुल फॉर्म इंग्लिश में ही पूछता है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि हिंदी में इसका फुल फॉर्म क्या है, तो आप इंग्लिश में आप फुल फॉर्म याद रखिए। एमपीपीएससी इस नेचर की क्वेश्चन पूछता है, पिछले 10 सालों में कम से कम 5-6 बार उसने ये फुल फॉर्म वाले नेचर के क्वेश्चन पूछे हैं। इसलिए पहली चीज आपको इसमें याद होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसके नाम से स्पष्ट है, साउथ एशियन मतलब साउथ एशिया के देशों का, एसोसिएशन मतलब एक ग्रुप है, फॉर फॉर क्या, रीजनल कोऑपरेशन मतलब क्षेत्रीय सहयोग के लिए, क्षेत्रीय सहयोग के लिए साउथ एशिया देशों का एक ग्रुप है। तो इसमें मेंबर कंट्री कौन होंगे, ऑब्वियस सी बात है, इसमें जो मेंबर कंट्री होंगे वो साउथ एशिया के देश होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए और जो एग्जाम में आ सकता है वो है कि इसकी स्थापना कब हुई, एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ। अच्छा चलिए मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं, ये जो स्लाइड है इंग्लिश में है, कुछ स्लाइड आपको हिंदी में मिल सकती है, कुछ इंग्लिश में मिल सकती है, बट मैं आपको एक चीज यहां क्लियर कर दूं कि हमारी जो क्लासेस हैं वो लैंग्वेज की क्लासेस नहीं है ना, हम नॉलेज के लिए जुड़े हैं आपके साथ। तो हिंदी और इंग्लिश आप इस डिबेट में मत पढ़िएगा कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, ये एग्जाम मीडियम का नहीं है, ये एग्जाम नॉलेज का है। तो आपको नॉलेज ग्रैब करना है, आपको समझना है। मैंने आपको बता दिया एस्टेब्लिशमेंट जो है 8 दिसंबर 1985 को हुआ स्थापना। अब मैं हिंदी में बताऊं या इंग्लिश में, स्थापना थोड़ी बदल जाएगी, है ना। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि ये नॉलेज का एग्जाम है, ना कि लैंग्वेज का। मैंने आपको बताया प्रेसिडेंट की पावर ये होती है XYZ, जो भी मैंने बताई आपको। अब मैंने उसमें हिंदी में बताई है, आपको इंग्लिश में, आपको बस समझना है। आप अगर समझ गए उस बात को तो आप डिलीवर कर दीजिए अपनी लैंग्वेज में, है ना। तो इस डिबेट में मत पढ़ना कि हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, ठीक है। तो पहली चीज जो आपको जानना जरूरी है, इसकी स्थापना वर्ष। तो आप देखेंगे शार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को होती है। 8 दिसंबर 1985 को शार्क की स्थापना होती है। इस समय कोल्ड वार का दौर होता है और कोल्ड वार के दौर ही क्षेत्रीय संगठनों को लगता है कि किस तरीके से जो है मतलब जो कोल्ड वॉर हो रहा था, जो बड़ी शक्तियां थी, एक तरफ थी अमेरिका, दूसरी तरफ थी रशिया, उन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। तो क्षेत्रीय संगठनों को लगा कि क्यों ना, या जो छोटे देश है उनको लगा कि क्यों ना हम आपस में मिलकर एक संगठन बनाएं, ताकि हम अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकें और हम क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा भी दे सकें। उसी कंटेक्स्ट में एक क्षेत्रीय संगठन सार्क की शुरुआत होती है, स्थापना होती है 8 दिसंबर 1985 को। दूसरा क्वेश्चन यहां बन सकता है एमपीपीएससी में आपके लिए कि इसका हेडक्वार्टर कहां है। तो शार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में। इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली डेट स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई, हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में। इसमें मेंबर कंट्री है 8। सार्क की मेंबर कंट्री कितनी है, 8 देश सार्क में शामिल हैं। ऐसे के ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे एमपीपीएससी में, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है। वो पूछ देगा कि सार्क में निम्न में से कितने देश हैं। अभी मैं मेंबर कंट्री बताऊंगा तो उसमें आपको समझ में आएगा। ये पूछ देगा कि सार्क में कुल देशों की संख्या कितनी है, 8, 10, 12, 14 ऑप्शन दे देगा, तो 8 देश है ना। हेडक्वार्टर कहां है, काठमांडू, नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है। मेंबर कंट्री कितनी है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शार्क में कितनी मेंबर कंट्री है। तो देखिए शार्क में है, एक बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है और अफगानिस्तान है। ठीक, इतनी मेंबर कंट्री है, 8 मेंबर कंट्री है ना। 7 मेंबर कंट्री जो है सार्क में, वो सार्क की स्थापना के समय से ही है। जब सार्क एस्टेब्लिश हुआ था 1985 में, तब ये 7 मेंबर कंट्रियां ऑलरेडी थी। जो अफगानिस्तान है ये 8वीं कंट्री के रूप में 2007 में जुड़ा है, और ये 14वीं जो मीटिंग होती है शार्क की, उस मीटिंग में अफगानिस्तान को 8वें मेंबर के रूप में जोड़ा गया। कब, 2007 में। ये सबसे नया और आखिरी मेंबर है, इसके बाद कोई नहीं जुड़ा सार्क के अंदर, ठीक है। तो आप याद रखेंगे
कि अफगानिस्तान जो है 2007 में 14वीं मीटिंग में जोड़ा गया और ये जुड़ने वाला सार्क में लेटेस्ट मेंबर है और एकमात्र मेंबर है, ये भी आप कह सकते हैं। संस्थापक सदस्यों में अफगानिस्तान शामिल नहीं था, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। तो जब सार्क की स्थापना हुई थी तब कितने सदस्य थे सार्क में? 7 सदस्य थे। अभी कितने हैं वर्तमान में? 8 सदस्य हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा आप। अब इसकी मेंबर कंट्री के नाम याद रखना बहुत जरूरी है, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो आप इसको कैसे रखेंगे? देखिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं कि आप सार्क की मेंबर कंट्री को कैसे याद रख सकते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला है, हम कहते हैं ट्रिपल बी MNP और SA, ठीक है, इसको हम याद रख सकते हैं इस फॉर्मूले से। हम कहते हैं ट्रिपल बी नाम का एक व्यक्ति है, मान लीजिए उसका नाम है ट्रिपल बी, वो MNP कराता है, वो MNP करा रहा है अपनी सिम को एयरटेल में, आप ऐसे याद रख सकते हैं। एक ट्रिपल बी नाम का व्यक्ति है जो अपनी सिम को MNP कराता है, किसमें? एयरटेल में। या इस S को हम यहां लेके आ जाते हैं, थोड़ा और आसान करते हैं, चलिए देखिए। ट्रिपल बी नाम का व्यक्ति है, वो अपनी सिम को MNP कराता है, किसमें कराता है? एयरटेल में, ठीक है। अब और आसान हो गया आपके लिए, ठीक है, आप जैसा याद रखें, रखना चाहें रख सकते हैं। ट्रिपल बी से हो गया बांग्लादेश, भूटान, भारत। एस से हो गया श्रीलंका, M से हो गया मालदीव, N से हो गया नेपाल, P से हो गया पाकिस्तान और एक से हो गया अफगानिस्तान जो लेटेस्ट मेंबर जुड़ा है ना। तो हमने क्या करा, सार्क की मेंबर कंट्री को याद रखने के लिए आपको ये चीट याद रखना पड़ेगा। ट्रिपल बी नाम का व्यक्ति अपनी सिम को MNP कराता है एयरटेल में, ट्रिपल बी से भारत, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, यही मेंबर कंट्रीज यहां मेंशन है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि सार्क की पहली समिट कहां हुई थी। तो सार्क की पहली समिट 1985 में हुई थी, कहां हुई थी? ढाका, बांग्लादेश में, ढाका बांग्लादेश में हुई थी। सार्क का हेडक्वार्टर जो है काठमांडू नेपाल में है, लेकिन सार्क की पहली समिट हो रही है ढाका बांग्लादेश में, इसको आप याद रखेंगे। और उस टाइम पे जहां समिट होती है वही कंट्री चेयरमैन होती है ना, तो बांग्लादेश उस टाइम पे यहां चेयरमैनशिप कर रहा था, ठीक है। अभी वर्तमान में नेपाल के पास इसकी चेयरमैनशिप है। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जब भी ये ऑर्गेनाइजेशन आप पढ़े ना, तो उस समय के लेटेस्ट फैक्ट को आप देख के जाइए। जैसे 2025 में आप एग्जाम दे रहे हैं, तो 2025 में अगर सार्क की बैठक हो रही है तो उसको कौन चेयर कर रहा है, इसको आप याद रखिए। बाकी बेसिक चीजें तो ये है ही। अब देखिए इसमें कुछ ऑब्जर्वर स्टेट भी हैं, ऑब्जर्वर पर्यवेक्षक देश होते हैं जो जिनके कुछ मेंबर सार्क में शामिल होते हैं ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में, है ना। तो ऑब्जर्वर स्टेट में देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैंने आपकी जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए लिखा है, आप देख लीजिए नाम। तो सार्क में ऑब्जर्वर स्टेट में देखेंगे आप USA, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, यूनाइटेड किंगडम, जापान, चाइना, ईरान, म्यांमार, कोरिया रिपब्लिक और मॉरिशस, है ना, और मॉरिशस, ये इसके ऑब्जर्वर कंट्री हैं। आपको याद रखना है, आप फंस सकते हैं म्यांमार में। जब आप सार्क पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि भारत के बगल में ही तो म्यांमार है, तो आपको ये M जो है इससे म्यांमार भी लग सकता है। तो ये जो M है वो डिनोट करता है मालदीव को, ना कि म्यांमार को। म्यांमार सार्क का ऑब्जर्वर कंट्री है और मालदीव सार्क का परमानेंट कंट्री है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां कंफ्यूजन आपको हो सकता है। और कुछ इंफॉर्मेशन देख लें सार्क के बारे में। देखिए सार्क में 4 इंपॉर्टेंट बॉडी है जिनको आपको याद रखना है ना, ये 4 इंपॉर्टेंट बॉडी है। देखिए इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये 4 इंपॉर्टेंट बॉडी और मैं बता देता हूं आपको, है ना। बाकी जो मैंने पहले पेज पे बताया वही पर्याप्त है, बट ये और देख लीजिए, है ना। थोड़ा सा अगर MPPSC अंदर जाता है तो यहां से क्वेश्चन बना सकता है, क्योंकि मैंने देखा है कि वो संस्थाओं से क्वेश्चन बनाता है। जैसे सार्क है, सार्क के अंदर एक संस्था है आर्बिट्रेशन काउंसिल, जो मध्यस्थता परिषद जिसको बोलते हैं, जो देशों के बीच के विवाद को सुलझाती है, मध्यस्थता परिषद। तो वो क्वेश्चन क्या बनाता है कि उसका हेडक्वार्टर कहां है, मध्यस्थता परिषद का हेडक्वार्टर कहां है? पाकिस्तान में, आपको ये याद रखना है, ठीक है। शार्क यूनिवर्सिटी, है ना, शार्क यूनिवर्सिटी कहां है? भारत में है शार्क यूनिवर्सिटी। और ये जो यूनिवर्सिटी है शार्क यूनिवर्सिटी, उसको जो नेशनल यूनिवर्सिटी है भारत के अंदर वही मान्यता है इसकी डिग्री की भी। तो ये शार्क यूनिवर्सिटी इंडिया में है ना। आपको 2
चीजें और याद रखना है इसमें। एक है साफ्टा, ये है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। साफ्टा को 2016 में बनाया गया, इसका नाम ही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मतलब कस्टम ड्यूटी जो होती है, सीमा शुल्क जो होते हैं, उसको शून्य करने के लिए किन देशों के बीच, जो 8 देश हैं जो हमने अभी नाम लिए ना, इन 8 देशों के बीच में सीमा शुल्क नहीं लगेगा। आपस में ये देश किसी भी देश पे सीमा शुल्क नहीं लगाएंगे, सीमा शुल्क शून्य रहेगा। उसको ही हम कहते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, है ना, ट्रेड फ्री में हो सकेगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, आईटी जो प्रोडक्ट है या आईटी सर्विसेज है, उसको साफ्टा के अंदर शामिल नहीं किया गया है। ये एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन यूपीएससी तो बहुत पूछता है एक्सेप्शन, एमपीपीएससी फिलहाल नहीं पूछ रहा है, लेकिन शायद पूछ सकता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। ठीक है, क्या याद रखेंगे कि आईटी सर्विसेज जो हैं वो साफ्टा के अंदर कवर नहीं होती है। साफ्टा को कब बनाया गया था? 2016 का 16 को। साफ्टा का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। दूसरा है साप्टा, एफ की जगह पी हो गया, साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ये 1995 को बनाया गया था, 1995 को, और ये व्यापार में वृद्धि के लिए जो मेंबर कंट्री हैं वो ट्रेड को बढ़ा सके, इसलिए ये साप्टा की शुरुआत की गई थी, है ना। तो यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे शार्क ऑर्गेनाइजेशन के, जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, साप्टा 1995, साप्टा 2016। पहले साप्टा आया, फिर साप्टा आया। ठीक है, इनको आप याद रखेंगे। ठीक, ये है। ठीक है, बस इतनी ही इंफॉर्मेशन आप याद रखिए सार्क की। बाकी कोई कंटेम्प्रेरी इशू होता है सार्क में, तो जैसे कोई नया चेयरमैन बना है ना, कोई उसकी समिट हो रही है, तो कहां हो रही है वो आपको याद रखना है। बाकी फंडामेंटल बेसिक चीज ये है, यहां से क्वेश्चन बनेगा बना तो। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है हमारा आसियान, है ना। हम देखते हैं आसियान को। ठीक है, आसियान में सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट तो ये हुआ था 8 दिसंबर को एस्टेब्लिश। ठीक है, ये हुआ है 8 अगस्त को। ठीक है, 8 अगस्त 1967 को स्थापना होती है किसकी? आसियान की। ठीक है, क्या भारत आसियान का सदस्य है? भारत आसियान का सदस्य नहीं है। ठीक है, भारत आसियान का मेंबर नहीं है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि आसियान का हेडक्वार्टर कहां है। तो जैसे हमने देखा था शार्क का हेडक्वार्टर कहां था? काठमांडू, नेपाल में। ऐसे ही आसियान का जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता, इंडोनेशिया में पाया जाता है। इंडोनेशिया में, है ना, जकार्ता नामक एक सिटी है, वहां पर हेडक्वार्टर है। शार्क के टोटल मेंबर कितने हैं? सॉरी, शार्क नहीं, आसियान के। शार्क के टोटल मेंबर 8 थे। ऐसे ही आसियान के टोटल मेंबर 10 हैं। बट मैंने आपको बताया था जब सार्क की स्थापना हुई थी, जब उसके सदस्य 7 थे। ऐसे ही जब आसियान की स्थापना हुई थी 1967 में, तो इसमें 5 ही मेंबर सदस्य थे। ठीक है, 5 लोग सदस्य थे, लेकिन वर्तमान में 9 हो गए हैं। तो मैं आपको पहले बताता हूं कि कौन से वो देश शुरुआत में सदस्य थे शार्क के, सॉरी, आसियान के। बार बार शार्क निकल रहा है, अभी शार्क पढ़ाए तो, है ना। कौन से सदस्य थे आसियान के? आसियान के जो 5 संस्थापक सदस्य थे उनका नाम याद रखिए, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकता है वो। तो आप इसको एक चीट से याद रखते हैं, IMP, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इससे याद रख सकते हैं। आई से हो गया इंडोनेशिया, एम से हो गया मलेशिया, पी से हो गया फिलीपींस, एस से हो गया सिंगापुर, और टी से हो गया थाईलैंड। ये जो 5 कंट्री है, ये आसियान के संस्थापक सदस्य हैं, याद रखिएगा। उसके बाद लेटर 1967 के बाद कुछ कंट्रीज और आसियान में शामिल होती हैं, और वो है ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। कौन सी? ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। आप एक चीज याद रखेंगे, कंबोडिया जो है वो लेटेस्ट कंट्री है आसियान ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ने वाली, और ये 30 अप्रैल 1999 को आसियान के अंदर जुड़ती है। तो डेट याद रखने की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन सन याद रख लेना। 1999 में जो है कंबोडिया अंतिम रूप से आसियान में जुड़ा था। जैसे हमने देखा शार्क में अफगानिस्तान 2007 में अंतिम रूप से जुड़ा था, ऐसे ही कंबोडिया जुड़ा है 1999 में। किससे? आसियान से, है ना। तो आसियान की मेंबर कंट्री आप एक बार और देख लें। IMPST से मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इससे मैंने आपको बताया कि संस्थापक सदस्य इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। उसके बाद जुड़ा ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। कंबोडिया इसका लेटेस्ट मेंबर है। ठीक है, ठीक है, आप इसको याद रखेंगे।
अब इसकी पहली समिट कहां हुई, ये पहली समिट याद रखिएगा, जैसे अभी एमपीपीएससी का 2024 का जो पेपर हुआ था रिसेंटली, उसमें उसने पूछा G20 की पहली समिट कब हुई, है ना। तो आपको सबकी याद रखना है कि पहली समिट कब हुई। तो इसकी पहली समिट हुई बाली इंडोनेशिया में, कब हुई, 1967 में, ठीक है। बाली इंडोनेशिया में 1967 में हुई। इसका मोटो या इसको कहते हैं ध्येय वाक्य क्या है, उसको इसका मोटो या ध्येय वाक्य, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछ सकता है और एमपीपीएससी इसी नेचर के प्रश्न पूछता है। तो इसका ध्येय वाक्य वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। वन विजन एक दृष्टिकोण, एक पहचान, एक समुदाय। एक दृष्टिकोण, एक पहचान, एक समुदाय, ठीक है। इसका ये ध्येय वाक्य है या इसका मोटो है, इसको आप याद रखेंगे। ऐसा ही का ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। आसियान का ध्येय वाक्य क्या है या मोटो क्या है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। दो चीजें और इसमें इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है आसियान में। एक आसियान 3+ का कंसेप्ट चलता है, आसियान 3+। आपसे एमपीपीएससी पूछ सकता है कि आसियान 3+ क्या है। तो पहला तो आपको रखना है कि ये आसियान में 3 देशों को और जोड़ दिया जाए तो उसको आसियान 3+ का ग्रुप बोलते हैं। अब वो एमपीपीएससी आपसे एक कदम आगे बढ़ के ये पूछ सकता है कि जो 3 देश हैं वो कौन से हैं। तो 3 देश हैं इसमें, चाइना, जापान और साउथ कोरिया, ये याद रखना है आपको, ठीक है। आसियान +3 ग्रुप क्या है ना। आसियान +3 ग्रुप में 3 कंट्री, चाइना, जापान और साउथ कोरिया को और अगर शामिल किया जाए तो आसियान 3 ग्रुप बन जाता है, ठीक है। आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म बनाया गया था एक 1993 में, आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म, ठीक है। आसियान क्षेत्रीय मंच 1993 में गठित किया गया था, बस एक संगठन इसमें आपको याद रखना है। इस इतनी ही इंफॉर्मेशन आसियान की इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, एमपीपीएससी को ध्यान में रखकर, ठीक है, एमपीपीएससी को ध्यान में रखकर, ठीक है। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं G20। G20 अब देखिए, इस साल G20 की 2023 में भारत में बैठक हुई थी, तो बहुत चर्चा में भी था G20। और एमपीपीएससी ने G20 से क्वेश्चन भी पूछा और बहुत ही बेसिक और बहुत साधारण क्वेश्चन पूछा कि G20 की पहली बैठक कब हुई थी और कहां हुई थी, ठीक है। उस क्वेश्चन को पूछने के पीछे का लॉजिक समझिए, क्यों पूछा। आप देखेंगे G20 की स्थापना हो रही है 1999 में, लेकिन G20 की पहली बैठक हो रही है 2008 में, वॉशिंगटन डीसी, यूएसए में। 2008 में वॉशिंगटन डीसी कहां है, यूएसए, अमेरिका के अंदर है ना। तो पहली समिट हुई कब, 2008 में, वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है, 2008 में। इसको आप याद रखेंगे। इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो आपसे कोई पूछे कि G20 का हेडक्वार्टर कहां है, तो इसका कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है, ठीक है। तो अगर ऑप्शन अगर एमपीपीएससी फंसा भी दे कि हेडक्वार्टर कहां है और 3 नाम लिख दे और अगला लिख दे कि नन ऑफ दी अबव, तो उसका आंसर होगा नन ऑफ दी अबव, क्योंकि इसका कोई हेडक्वार्टर है ही नहीं। मेंबर कितने हैं, तो G20 में आप देखेंगे इसका नाम ही है G20। तो इसमें 19 देश और एक संघ, यूनियन शामिल होता था पहले, लेकिन आप देखेंगे 2023 से उसमें 19 देश और 2 संघ शामिल है। और 2 संघों में है वो, एक तो यूरोपियन संघ शामिल था, एक अफ्रीकन संघ, अफ्रीकन यूनियन भी इसमें शामिल हो गया है। तो ऐसे में ये जो G20 है अब G21 कहला रहा है ना। कुछ कुछ न्यूज़पेपर इसको G21 कह रहे हैं, बट पॉपुलर एज पॉपुलर अभी G20 ही चल रहा है। आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा तो G20 के नाम से ही आएगा, बट अब न्यूज़पेपर G21 इसको कहने लगे हैं, क्योंकि इसमें 2 संघों को भी शामिल किया गया है। इसमें 19 देश हैं और 2 संघ हैं, आप इसको याद रखेंगे। अब 19 देश कौन से हैं, इसको कैसे याद रखें। देखो, अब ये 19 देशों को याद रखना आपको चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन आप वर्ल्ड मैप को दिमाग में रख के इसको याद रखेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे आप वर्ल्ड मैप पे देखेंगे और मैप अगर अमेरिका वाले साइड से शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है वहां से आप शुरू करेंगे तो वहां के तीनों देश, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको, ये तीनों इसके सदस्य हैं। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आएंगे तो ब्राजील और अर्जेंटीना इसके सदस्य हैं, ठीक है। अब आप यूरोप वाले कॉन्टिनेंट में आएंगे तो यहां यूके, इटली, फ्रांस, जर्मनी इसके सदस्य हैं। फिर यूके के नीचे आप देखेंगे साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आता है। साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक अफ्रीकन यूनियन और दूसरा साउथ अफ्रीका खुद, ये इसके सदस्य हैं।
फिर उसके बाद आप एशिया महाद्वीप में आएंगे तो एशिया महाद्वीप में आप पाएंगे कि तुर्की, सऊदी अरब, इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, जापान और कोरिया रिपब्लिक, ये इसके सदस्य हैं। ठीक है, ये इसके सदस्य, सबसे ज्यादा सदस्य जो है एशिया महाद्वीप से ही हैं। कौन कौन से? तुर्की, सऊदी अरब, इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, जापान और कोरिया गणराज्य, कोरिया रिपब्लिक। उसके बाद एक सदस्य है इसका रशिया और अगला सदस्य है इसका ऑस्ट्रेलिया। रशिया और ऑस्ट्रेलिया 19 सदस्य। ठीक है, 19 सदस्य है। 3 हमने देखे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से 3 सदस्य। कौन? तीनों देश, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। उसके बाद साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आएंगे, दक्षिण महाद्वीप में आएंगे आप, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में, तो उसमें ब्राजील और अर्जेंटीना इसमें मिलेंगे। जब यूरोपीय महाद्वीप में आएंगे आप तो यूके, इटली, फ्रांस, जर्मनी और जर्मनी मिलेंगे आप। उसी के नीचे यूरोपियन महाद्वीप के नीचे आप देखेंगे तो अफ्रीकन महाद्वीप पाया जाता है। अफ्रीकन महाद्वीप में आप देखेंगे तो साउथ अफ्रीका और अफ्रीकन यूनियन जो है G20 के भाग हैं। उसके बाद जब एशिया महाद्वीप में आएंगे तो तुर्की, सऊदी अरब, इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, जापान और कोरिया रिपब्लिक G20 के भाग होते हैं। इसके अलावा रशिया और ऑस्ट्रेलिया भी G20 के हिस्सा हैं। ठीक है, ये देख लीजिए मेंबर कंट्री। 2-4 बार पढ़ेंगे, लिख के देखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। याद करने की कोशिश मत कीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, याद करने की कोशिश मत कीजिएगा। और मैं हमेशा एक चीज और याद रखी, कभी भी किसी सब्जेक्ट को याद करने की कोशिश मत कीजिएगा। सब्जेक्ट को रिवाइज कीजिए जितनी बार हो सके, 2 बार, 3 बार, 4 बार। ऐसा नहीं कि कसम खा के बैठे कि आज तो मैं रट के रहूंगा, याद करके रहूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप 4-5 बार चीजों को पढ़ लेंगे ना, अपने आप आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। ठीक है, जैसे मेरे दिमाग में सेट है। ठीक है, कोई मैंने बैठ के याद थोड़ी किया इनको, सेट हो गई क्योंकि मैंने पढ़ लिया इनको बार बार। तो आप जब बार बार पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे। अगला आप G20 में याद रखेंगे कि जो भारत में जो समिट हुई थी G20 की, वो कौन से नंबर की समिट थी? तो वो 18 नंबर की समिट थी। कब हुई थी? 2023 में हुई थी। और इसकी थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम थी। क्या याद रखेंगे कि भारत में जो समिट हुई थी वो कौन से नंबर की समिट थी G20 की? 18वें नंबर की। कब हुई थी? 2023 में हुई थी। और इसकी थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम थी। इसको याद रखेंगे। अगला क्या याद रखेंगे? G20 का जो इंडिया का जो शेरपा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का जो शेरपा है G20 में, अमिताभ कांत, जो नीति आयोग के फॉर्मर सीईओ रह चुके हैं, है ना। सीईओ अमिताभ कांत नीति आयोग के सीईओ थे पहले, है ना, मुख्य कार्यपालक अधिकारी। अभी बदल चुका है। आप मुझे बताइएगा कि अभी कौन बना है कमेंट में। ठीक है, अमिताभ कांत G20 की शेरपा है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है ना। और कुछ एग्जाम में मैंने देखा अन्य स्टेटों में ये क्वेश्चन आ भी चुका है। ठीक है, दूसरे एग्जामों में। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो G20 से आपको याद रखना है, जिनसे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है। जैसे इंडिया ने पहली बार G20 को चेयर किया 2023 में, है ना। तो आपसे एमपीपीएससी, हालांकि यूपीएससी ऐसे सवाल पूछता है, एमपीपीएससी नहीं पूछता, बट एक संभावना है, आपसे पूछ सकता है कि इंडिया ने G20 को दूसरी बार चेयर किया है, तीसरी बार किया है, पहली बार किया 2023 में, कब कौन सी बार किया? तो पहली बार इंडिया ने चेयर किया है G20 को 2023 में। कौन सी समिट में? 18वीं समिट में। इसको आप याद रखेंगे। 2024 में कौन G20 को चेयर कर रहा है? वो है ब्राजील। 19वीं समिट ब्राजील में होगी और जो 20वीं समिट है वो होगी साउथ अफ्रीका में। ठीक है, तो ये फ्यूचर के लिए क्वेश्चन हो सकता है। ऐसे ही जब आप आसियान और शार्क पढ़े ना, तो उसमें कोई आपको कंटेम्प्रेरी चीज मिले तो उसको आप एड ऑन कीजिएगा उसमें। ठीक है, वहां से क्वेश्चन बन सकता है। या उसमें कोई अधिकारी की कोई नियुक्ति होती है, उसका कोई चेयर बनता है ना, तो उसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, पुराने नहीं आएंगे, कुछ नया होता है तो आएंगे। हालांकि जो मैं बता रहा हूं उससे बहुत बड़ी संभावना में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, एक अगला पॉइंट आपको जो याद रखना है वो है कि G20 जो कंट्रीज है वो वर्ल्ड की जीडीपी में 85% अप्रोक्स का कंट्रीब्यूशन करती है। मतलब 85% कंट्रीब्यूशन जो है वर्ल्ड जीडीपी में इन्हीं कंट्रीज का है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रुप हो जाता है। और इस ग्रुप का मुख्य उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों से संबंधित ही है। लेकिन भारत में जो समिट हुई उसमें हमने देखा कल्चर के क्षेत्र में बहुत ज्यादा इस पर चर्चा हुई, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में बहुत ज्यादा इस पर चर्चा हुई। तो ये इकोनॉमिक मुद्दों से हटकर भी
अन्य मुद्दों पर बात करते हुए हमें दिख रहे हैं, लेकिन ये डिबेट मेंस की होती है, यहां आपके काम की नहीं है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और आपको याद रखना है, ये सवाल आ सकता है, देखिए एमपीपीएससी कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए इसमें थोड़ा हमें मेहनत करनी पड़ती है। जैसे पहली मीटिंग इंडिया में G20 की पहली मीटिंग कहां हुई? तो G20 की पहली मीटिंग इंडिया में उदयपुर में होती है, इसको याद रखेंगे। G20 की पहली मीटिंग कहां हुई? उदयपुर में हुई, ठीक है, इंडिया के अंदर। मध्य प्रदेश में, अब मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी मीटिंग हुई G20 की, ठीक है, और कहां कहां हुई और किन मुद्दों पर बात हुई। तो मध्य प्रदेश में टोटल 6 मीटिंग होती है G20 की, टोटल 6 मीटिंग होती है। 2 मीटिंग होती है भोपाल के अंदर, 2 मीटिंग होती है इंदौर के अंदर, और 2 मीटिंग होती है खजुराहो के अंदर। जो भोपाल के अंदर मीटिंग हुई उसमें जो G20 का थिंक टैंक था उसकी एक मीटिंग हुई थी, और दूसरी मीटिंग हुई थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिफॉर्म को लेकर, ठीक है। इंदौर में जो मीटिंग हुई थी वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक मीटिंग हुई थी, और दूसरी इंप्लॉयमेंट के संबंध में मीटिंग हुई थी G20 की। और खजुराहो में आप देखेंगे, खजुराहो कल्चरल सिटी है, तो ऑब्वियस सी बात है वहां कल्चर से संबंधित एक मीटिंग हुई थी, और दूसरी, ये आपको याद रखना, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड अवसंरचना निर्माण से संबंधित जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी खजुराहो में। तो मध्य प्रदेश में 6 मीटिंग हुई टोटल। 6 मीटिंग में से 2 भोपाल में हुई, 2 इंदौर में हुई, 2 खजुराहो में हुई। जो भोपाल में हुई वो थी एक थिंक टैंक वाली और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, इंदौर में हुई एग्रीकल्चर और एम्प्लॉयमेंट की, और खजुराहो में हुई कल्चर की और इंफ्रास्ट्रक्चर की, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं G20 से जो आपको याद रखना है ना। तो ये हमारा, हमने 3 ऑर्गेनाइजेशन आज कवर किए, और आप मेरी जो पढ़ाने की अप्रोच है उसको समझ गए होंगे कि मैं किस तरीके से आपको कवर करा रहा हूं, है ना। देखिए, हमेशा सीखने को, कुछ करने को रहता है, कुछ कमियां हो सकती हैं, ऑब्वियस सी बात है, कुछ अपडेट आपको अपनी तरफ से इसमें इनपुट डालने पड़ सकते हैं, बट ये बेसिक है, इतना आपको आना चाहिए, है ना। और इसका जो कंटेम्प्रेरी है, तो जब आपका प्रीलिम्स का एग्जाम आएगा तो उस समय में इसका कंटेम्प्रेरी पूरा कवर कराऊंगा आपको, तो उस बात की भी चिंता नहीं है। आप प्रीलिम्स के लिए जो त्वरित सीरीज चल रही है अभ्युदय सिविल सर्विस की, आप इसको अगर फॉलो कर लेते हैं ठीक से, तो मुझे नहीं लगता कि आपके प्रीलिम्स के रुकने की कोई चांस होगा। आप आसानी से, बहुत आसानी से प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर ले जाएंगे, मैं आपको ये श्योरिटी दे रहा हूं। और ये जो मैंने आपको बताया, ये एमपीपीएससी के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छी रेंज कवर कर रही है हमने, है ना। तो यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं जिस तरीके से हमने आज डिस्कस किया, है ना। ऐसे ही अगली क्लास में हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, है ना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।